हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023। यह बुक बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज इसमें हम बिहार का इतिहास को देखेंगे। इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2022 में जो भी एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसके भी प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है और इसमें 38वीं से लेकर 67वीं तक के सभी प्रश्न समाहित हैं। और इस बुक में कई सारे टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स दिए गए हैं, तो इसमें हम एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करते चलेंगे। और आज इसमें हम कवर करेंगे बिहार राज्य संबंधित प्रश्नों में बिहार का इतिहास के सभी प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पावापुरी में स्थित है। और ये प्रश्न है बीपीएससी प्री 2017 का, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इन्हें दफन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा, नालंदा में। और ये प्रश्न है बीपीएससी प्री 2019 का। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ऑप्शन बी सही होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी कंपनी स्थापित की थी। और ये प्रश्न है बीपीएससी प्री 2020 का। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि व्यापार से संबंधित थी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है, उस पत्रिका का क्या नाम है? ऑप्शन बी सही होगा, हुंकार। और ये प्रश्न 2017 का है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, देसिर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी, ऑप्शन ए सही होगा, सखाराम गणेश देवस्कर ने ये देसिर कथा पुस्तक लिखी थी। और ये 2019 का प्रश्न है। इसके बारे में जान लेते हैं। देसिर कथा यानी देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी सही होगा, मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। 2019 का प्रश्न है, इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है, यहाँ पे नोट करके दिया गया है। नोट में प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना था और विकल्प ई में यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार
प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ऑप्शन बी सही होगा, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी, अतः यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर ये कब हुआ था? तो ऑप्शन बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए सही होगा, 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसके बारे में जानते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, स्वामी विद्यानंद ने इसका नेतृत्व किया था। इनके बारे में जानते हैं। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920-22 में के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों ने अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा। इसके बारे में जानते हैं। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए सही है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1929 में। 2017 का प्रश्न है ये। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, श्री कृष्ण ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। 2019 का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई। इस अधिवेशन के महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण,
फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहु सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसमें ऊपर हमने नाम देखा है, इसमें नाम था फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये भी ऊपर देखा था हमने, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इन्हें दी गई थी लोकनायक। ऑप्शन बी सही होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक, ये क्या है? तो यह एक अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन बी सही होगा। 2022 का प्रश्न है, अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप, 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ए बी सी डी ई में से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ई होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी सही होगा। मोहम्मद यूनुस ने किया था। इनके बारे में जानते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। काल यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम आप खुद से देख लीजिए। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसे माना है राजेंद्र प्रसाद ने? ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो आंसर होगा यहाँ पर ई। ऑप्शन ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 70 मीटर है और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। तो यहाँ पे मैंने आपको आयोग और जो भी इस बुक में आंसर दिया गया है वह दोनों दिखा रही हूँ, तो ये आप आंसर आप खुद से भी इसमें समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो कितने जिले थे? ऑप्शन होगा ए 55 जिले 1995 की समाप्ति पर बिहार में थे। इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1995 की समाप्ति पर
बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 शेष जिले बचे। वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन होगा ए, शेर शाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था? तो यह ऑप्शन होगा बी, राजगीर में। इसके बारे में जानते हैं। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। ऑप्शन ए सही होगा। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ऑप्शन बी सही होगा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 ईस्वी के उलिहातू गांव में हुआ था। इनके बारे में बाकी चीजें भी लिखी गई हैं, जो यहाँ पे मैं वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ, आप ये चीजें स्वयं से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन होगा बी, भागलपुर राजमहल। 1855-56 ईस्वी में संताल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों में से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोग का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सीदो कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। कंपनी सरकार की कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहले पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा यानी जगदीशपुर में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये है ऑप्शन सी सही होगा, राजकुमार शुक्ल। इनके बारे में जानते हैं। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत
सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन होगा सी, फिरदौसी से है। सरफुद्दीन अहमद जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और जिनकी मृत्यु हुई 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सादी है। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन होगा सी, 1934 में, 1934 में। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय योग्य आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबद्ध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने उत्तर का चयन करके निम्न कूटों से अपने उत्तर का चयन करें। यहाँ पे कौन कौन सा सही है आपको बताना है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा तो क्यों रहा? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे पहला गलत है और तीसरा गलत है। आंसर जो होगा वो विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, यहाँ पे प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं है और व्यापार के केंद्र के रूप में भी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे हमारा। इसके बारे में जानते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित है, जिसका कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। जो सही ऑप्शन है वो है सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार, मठ या मॉन्स्टेरी से बना है। बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1912 में। 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों
पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए सही होगा। 2019 का प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ऑप्शन होगा डी 1912 में। प्री 2018 का प्रश्न है ये। 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे उत्तर जो होगा वो सही में भी जो औसत सही है वो है 1912 यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? ऑप्शन यहाँ पे होगा सी 1936 में। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप में एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 1936। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ऑप्शन सी होगा 1936। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ऑप्शन होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा 1912 में। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो ऑप्शन होगा बी 1912 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी वर्ष 1913 में। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी किस पर? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी बेट बेगारों पर। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुट कट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेच बेगारी या बलात्श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1908 में। ऑप्शन ए सही होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 38 सीटें। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट सदस्य संख्या है, जिसमें से 203 सीट सामान्य, 38 अनुसूचित जाति एवं 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा 2006 में। ऑप्शन बी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। अगला प्रश्न है, बिहार मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे है इसका अर्थ बौद्ध मठ, ऑप्शन ए सही होगा। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अगला प्रश्न है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो ऑप्शन सी होगा दरभंगा एवं चंपारण। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से ऊबकर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये थे ऑप्शन ए सही होगा मुरली भरहवा के। इनके बारे में जानते हैं। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, तो ये है पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन ए सही होगा। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था, तो ये थे, इसमें ऑप्शन दिया गया है 3, इसमें से बताना है आपको, तो ऑप्शन ए सही होगा 1 तथा 2 स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद। ये तीसरा गलत है। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो ये ऊपर हमने देखा है राजकुमार शुक्ल ने किया था, ऑप्शन बी सही होगा। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था, तो ऑप्शन डी सही होगा वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था महादेव लाल सराफ ने, ऑप्शन बी सही होगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबने योग्य आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन होगा सी देव में है। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बुड्डू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था, तो ऑप्शन होगा डी मुंगेर सही है। यहाँ पे वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट है,
इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी सही है, श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्यु पर्यंत तक ये इसी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए सही होगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये इसी पद पर बने रहे। अगला प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए सही होगा। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? ऑप्शन सी सही होगा, 2000 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने दिया था वर्ष 1942 में। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की सफलताओं ने अन्यथा भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो ऑप्शन सी सही होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 ईस्वी में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा के लिए। इनके बारे में जानते हैं। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की। 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी बने रहे। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 में दिए गए बिहार के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।